हाँ जी, आंसर किया करो बेटा। आप बोल नहीं सकते हो, आप चैट पे बात कर सकते हो, चैट पे बता सकते हो। चैप्टर 1 हमारा कल कंप्लीट हो चुका है। सबको क्लियर है चैप्टर 1? चैप्टर 2 भी हमारा सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड रह गया है, बाकी चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। हैव यू एनी प्रॉब्लम? आप प्रेजेंट भी हो क्लास में? आंसर करो। हाँ जी जोत। ओके देन मूव फॉरवर्ड। देन लॉ ऑफ डिमांड। कल हमने डिमांड पढ़ा कि डिमांड क्या होता है, डिमांड बाकी चीजों के साथ कैसे लिंक करता है, लाइक प्राइस, ठीक है, कॉमोडिटी, इन सब के साथ इनका कैसा लिंक है वो हमने पढ़ा। देन हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड जो है उसका डायरेक्ट रिलेशन जो है सिर्फ और सिर्फ प्राइस से, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड में बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट रखा गया, यानी कि बाकी सारी चीजों का कोई भी असर नहीं है, ऐसा बोला गया है। ये थ्योरी है लॉ ऑफ डिमांड, इसलिए इसमें बाकी थिंग्स को इक्वल रखा गया है, यानी कि कांस्टेंट रखा गया है। मतलब कि उनके चेंज होने से हमारी डिमांड पे कोई चेंज नहीं आएगा, इन्होंने ऐसे बोला है लॉ ऑफ डिमांड। जो चेंज आएगा वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आएगा? प्राइस की वजह से आएगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, ये किसका रिलेशन है? सिर्फ प्राइस और डिमांड, सिर्फ प्राइस और डिमांड का रिलेशन है। मम्मा हाँ जी, क्या कह रहे हो? देन अदर थिंग को क्या रखा जाएगा? अदर थिंग रिमेन इक्वल या कांस्टेंट बोल सकते हो आप। और जो डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से आएगा, ठीक है। और जो क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस का रिलेशन है, कल हमने पढ़ा था प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का जो रिलेशन है वो क्या है, बताओ जरा। कल तुमने सुना है कि नहीं सुना? प्राइस और डिमांड का रिलेशन कैसा है? मैम ऑपोजिट है, अगर प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम है, अगर डिमांड ज्यादा है तो प्राइस कम है। हाँ, इसको हम ऑपोजिट, इसको हम बोलेंगे इनवर्स, ठीक है। ऑपोजिट इज द नॉट राइट वर्ड, वी यूज द वर्ड इनवर्स रिलेशन, ठीक है। तो इनका रिलेशन क्या है? इनवर्स रिलेशन है। मतलब अब आप इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोलोगे तो दैट इज इनवर्स रिलेशन, कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी ज्यादा। ये देखो यहाँ पे प्राइस 2 है, क्वांटिटी 1 है। प्राइस गिरने लगा, प्राइस गिर रहा है 1.5, 1, 0.5, और क्वांटिटी क्या हो रही है फिर? बढ़ रही है। प्राइस गिर रहा है तो क्वांटिटी बढ़ रही है, ठीक है। इसी को इन्होंने डायग्राम की फॉर्म में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ये देखो, प्राइस हमारा 2.5 है तो क्वांटिटी हमारी 1 है। प्राइस 2 हुआ तो क्वांटिटी हमारी 1.5 हो गई। प्राइस 1.5 हुआ तो कमोडिटी हमारी 2 हो गई। देन एक्सेप्शन क्या है इस केस में? एक्सेप्शन यानी कि क्या चीजें छोड़ी गई हैं इसमें, ठीक है। किन चीजों का असर जो है वैसा नहीं है, लॉ ऑफ डिमांड के जैसा नहीं, ठीक है। हमने कल पढ़ा था इंफीरियर गुड्स, है ना। इंफीरियर गुड्स में क्या है?
लॉ ऑफ डिमांड का असर नहीं है, क्योंकि अगर हमारा इंफीरियर गुड्स के प्राइस कम होते हैं तो भी हम इसको ज्यादा नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि ये लो क्वालिटी की चीजें हैं। ठीक है, तो लो क्वालिटी की चीजें हम ज्यादा नहीं खरीदते हैं, जितनी नीड है उतनी ही खरीदेंगे, इसका चाहे प्राइस बढ़े चाहे कम हो। मतलब कि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता है। देन गिवन गुड्स आ गए। गिवन गुड्स, गिवन गुड्स क्या है? प्राइस राइज ब्रेड was still cheaper than meat. The phenomena has observing demand relation. A given is an extreme type of inferior good. When the price of a given good rise, consumer actually buy more of them that goods. इसमें क्या है? इसमें ऑपोजिट है कि जब गिवन गुड्स के प्राइस बढ़ जाएंगे तब उसको लोग ज्यादा खरीदेंगे। इंफीरियर में क्या है? जब उसके प्राइस कम हो जाएंगे तो लोग उसको खरीदना प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि वो लो क्वालिटी है। गिफन में क्या है? जब उसके प्राइस चीजों के बढ़ने लगेंगे तो हम क्या करेंगे? उसको ज्यादा खरीदेंगे। देन वेबन गुड्स, ठीक है, ये हाई स्टेटस वाले गुड्स हैं। ठीक है, वॉचेस, डिजाइनर हैंडबैग्स, लग्जरी कार्स, ठीक है, ये सब कौन से होते हैं? वेबन गुड्स होते हैं। ठीक है, ये भी क्या होगा? अगर प्राइस बढ़ेगा तो ही खरीदेंगे लोग। क्यों? क्योंकि फिर उनको लगेगा कि उनका स्टैंडर्ड हाई है। ठीक है, पीपल प्रेफर तभी करेंगे जब इनके प्राइस बढ़ेंगे। अगर इनके प्राइस घटे तो उनको भी क्या लगेगा कि ये अब स्टेटस सिंबल नहीं रहा है, तो वो उसको खरीदना बंद कर देंगे। क्लियर है यहां तक? देन आ गया शिफ्ट एंड मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व। शिफ्ट एंड मूवमेंट क्या होती है डिमांड कर्व की? ठीक है, क्या बेसिक ऑफ लॉ ऑफ डिमांड हैज अ रूल टू प्ले इन शिफ्ट एंड मूवमेंट इन डिमांड कर्व। इंक्रीजिंग इन डिमांड एंड डिक्रीजिंग इन डिमांड, ये दोनों किस में आता है? शिफ्ट में आता है। यानी कि पूरी की पूरी डिमांड कर्व क्या हुआ? शिफ्ट हो चुकी है। मतलब एक डिमांड कर्व बनी हुई थी, उससे साथ में ही नई डिमांड कर्व बन गई। यानी कि एक लाइन बनी हुई थी, उसी के साथ में एक और लाइन बन गई है। इट मीन्स वो शिफ्ट हो गई है। ठीक है, अपवर्ड, अगर ऊपर बनेगी लाइन तो वो अपवर्ड को शिफ्ट हुई है, अगर नीचे लाइन बनेगी तो वो डाउनवर्ड में शिफ्ट हुई है। ठीक है, ये देखो, ये होती है शिफ्टिंग। इंक्रीज इन डिमांड, यहां से डिमांड यहां पे चली गई, दैट इज शिफ्टिंग ऑफ डिमांड इन इंक्रीजिंग, अपवर्ड, अपवर्ड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड। ठीक है, देन डिक्रीजिंग के केस में नीचे, नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई है, दैट इज डिक्रीजिंग शिफ्ट इन डिमांड। ठीक है, या डाउनवर्ड शिफ्टिंग इन डिमांड। ये भी किसकी वजह से होता है? ये भी प्राइस की वजह से ही होता है। ये जो शिफ्ट है ये किसकी वजह से होता है? प्राइस की वजह से होता है। देन आ गया ये, एक मिनट, शिफ्टिंग दिया हुआ है इन्होंने, मूवमेंट नहीं दिया। मूवमेंट, अच्छा ये मूवमेंट ही, हाँ जी। देखो जो सॉरी मैंने, मूवमेंट क्या है? मूवमेंट प्राइस की वजह से चेंज होता है, और जो शिफ्ट है वो लोगों की प्रेफरेंस टेस्ट की वजह से होता है। ठीक है, दोनों क्लियर रखो। शिफ्टिंग जो है वो, जो शिफ्ट है, ये जो शिफ्ट किया है ये किसकी वजह से है? ये लोगों की प्रेफरेंस टेस्ट की वजह से है। और जो ये मूवमेंट है, मूवमेंट प्राइस की वजह से होता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ये समझ में आ गया दोनों, मूवमेंट और शिफ्टिंग किसकी किसकी वजह से होते हैं? ठीक है, यहाँ क्लैरिटी, मूवमेंट अमंग गिवन डिमांड कर्व
रिजल्ट चेंज इन प्राइस, ठीक है, ये देखो लिखा ही हुआ है। मूवमेंट जो हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? चेंज इन प्राइस की वजह से। और शिफ्टिंग जो है वो किसकी वजह से हुआ है? इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस, इन सब की वजह से। क्लियर है? शिफ्टिंग हो रहा है, इट मीन्स टेस्ट और प्रेफरेंस पे ध्यान दिया जा रहा है, उसकी वजह से चेंज हुआ है, ठीक है। या फिर प्राइस ऑफ उसके रिलेटिव कॉमोडिटी, मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स की वजह से हुआ है। और जो मूवमेंट है वो किसकी वजह से होता है? वो प्राइस की वजह से होता है, ठीक है। ये मूवमेंट है। मूवमेंट यानी कि यहां से यहां की तरफ जाना। अगर ये यहाँ वन है ना, ये मेन है, Q1, ये पहला फर्स्ट प्राइस है, ठीक है। अगर ये Q2 पे शिफ्ट हो गया यानी कि ये डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है, तो मूविंग डाउनवर्ड। अगर ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो मूविंग अपवर्ड। दैट इज मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व। ये मूवमेंट है, ठीक है। ये इन्होंने राइज इन कंज्यूमर इनकम शिफ्ट द डिमांड कर्व टू द राइट। ये इन्होंने ये बताए हैं, चेंजेस बताए हैं कुछ। Shifting the demand curve to the left if it decrease the amount that household wish to buy. Other things remain constant or equal. ठीक है, और any other change will shift the demand curve to the right if it's increase the amount of the household wish. ठीक है, अगर right तरफ shift हो रहा है it means increase हो रहा है amount, और अगर left की तरफ shift हो रहा है it means अमाउंट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। हाउस होल्ड का जो वो लेना चाह रहे हैं वो उनकी डिक्रीज हो गई, डिक्रीजिंग पावर में। जो हाउस होल्ड विश कर रहे हैं बाय करने की या बाय कर रहे हैं वो डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए जो डिमांड, जो शिफ्ट है हमारा डिमांड का, वो क्या है? लेफ्ट की तरफ है। ये टी एंड कॉफी, प्राइस ऑफ बटर, अमाउंट डिमांडेड ऑफ कॉफी, टी, सब्सिट्यूट गुड्स केस। ये सब्सिट्यूट गुड्स का केस में दिया हुआ है। प्राइस ऑफ टी 1 है, क्वांटिटी 2 है। प्राइस 2 हुआ, सब्सिट्यूट गुड्स का क्वांटिटी शिफ्ट हो गई। ठीक है, ये प्राइस दिया हुआ है टी कॉफी का, और ये क्वांटिटी दी हुई है कॉफी और मिल्क, ठीक है, कॉफी की। देन ये प्राइस ऑफ बटर दिया हुआ है, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में है, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्री केस के गुड के केस में है। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या पढ़ा था हमने कि अगर एक की बाइंग बढ़ती है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसकी भी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। एक के बढ़ने से दूसरी की डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। हाँ जी, चैप्टर 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको किसी भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है तो आप अभी बोलो, बताओ। हाँ जी, हैव यू एनी प्रॉब्लम? नो मैम, किसी को मैम कुछ बस हमें पूछना है? ना है। हाँ जी। बस हमें तो पेपर की बहुत टेंशन है, क्या आएगा कैसे करेंगे, और कुछ नहीं है। नहीं बेटा, हम तो स्पीड हमारी ओके चल रही है। आप ये मत देखो कि टाइम कितना लग रहा है, आप ये देखो स्पीड कैसी चल रही है। स्पीड अगर हमने एक दिन में 2 चैप्टर कर लिए हैं तो दैट इज वेल एंड गुड। अब एक से ज्यादा भी अगर आप एक दिन में पढ़ते हो तो आपको याद ही नहीं रहेगा, तो उसका क्या फायदा? मैम मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये बोला है कि मेरे को हमें सिर्फ पेपर की टेंशन है कि नहीं, कैसे कोई मैं डरने वाली बात है नहीं वैसे।
डिस्टेंस में तो बल्कि मेरे को लगता है ज्यादा हेल्पफुल होता है आपको, क्योंकि हर पता ही नहीं मैम, सब मेरे को सिचुएशन जो है हम आपके अकॉर्डिंग अरेंज करने की कोशिश करते हैं। अब आप हो, मान लो आप अब मेरे को बोल रहे हो कि 17 को मेरा एग्जाम है ना, जैसे भी आप बोल रहे हो, अगर हाँ आपको जी। बाय चांस इन द इवनिंग और इन द नाइट भी आपको कोई इशू आता है और आप मेरे को कॉल करते हो, मैम ये मेरे को जरूरी समझना है, मेरा कल पेपर है, तो आई डोंट थिंक सो कि मैं क्या, कोई और भी मैम होगी तो मुझे नहीं लगता वो मना करेंगी, क्योंकि सबको पता है कि आपके एग्जाम्स हैं, तो हमने अगर आपको पढ़ाया है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तभी है मैम मैम ने भी यही बोला कि एक सेमेस्टर निकल जाएगा ना, आपको पता चल जाएगा ना? कि पेपर हाँ, कैसा है, सही है, थोड़ा सीटिंग कैसे नॉर्मल हो होगी। जाओगे फिर आप। अभी तो चलो हाँ, बस मेरे होता को है, डर तभी होता है। बहुत टेंशन है। ठीक मैम ठीक। वैसे पेपरों से पहले आप भी पढ़ाते हो फिर टी गाइड? ऐसे मेरी तो देखो रेगुलर क्लासेस हैं दो तीन, मैं सारी क्लासेस लेती हूँ, बीबीए एमबीए मेरे पास है, तो मैं नहीं उनकी मैम, जैसे क्लासेस। पेपर के टाइम भी पढ़ाते हो आप? पेपरों के टाइम कैसे? नहीं, आप मेरे को मैम जैसे, मैसेज करो, मैं आपको क्लियर करूंगी जो पॉइंट आपका इशू होएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको क्लियर करूंगी सारे पॉइंट्स। अगर आपको इन ओके। द एंड आपको पेपर में भी कोई दिक्कत आती है, पेपर से पहले मेरे को बच्चे पेपर करने के बाद क्वेश्चंस भेज रहे हैं, मैम इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, तो मैं भेज रही हूँ उनको आंसर कि ये है आंसर, तो आप देख लो आपने सही लिखा है या गलत। ऐसी कोई ओके। बात नहीं है, आप हमें भेजोगे कुछ भी तो हम आपको कनेक्ट जरूर करेंगे, ठीक है? आपको कोई क्वेश्चन में ओके मैम। प्रॉब्लम आ रही है, किसी वर्ड में प्रॉब्लम आ रही है, आप मेरे से पूछ सकते हो। आप नंबर तो अब आपके पास आ ही गया मेरा। हाँ मैम, एक्चुअली फिर मैं ऐसे करूंगी, आपको ना नोट्स भेज दूंगी जो हमें वहां से प्रोवाइड हुए हैं, जो मैंने फोटो स्टेट करवाए हैं। फिर उसके बाद आप अगर जैसे 2 चैप्टर निकल गए, उसके बीच में कोई क्वेश्चन हुआ तो साथ में वो भी रीड आउट करवा देना। ठीक ठीक, आप वो मेरे को भेज देना, मैं उसको भी साथ में ही लगा लिया करूंगी। अगर उसमें कोई क्वेश्चन हाँ। होगा रिलेटेड टू हमारे काम के, तो हम फिर उसको साथ में कनेक्ट कर लेंगे। हाँ, ऐसा आपको भी इजी हो जाएगा, हमें भी इजी हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक। चलो, ठीक है लेट्स मैम, स्टार्ट द। थैंक यू। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। चैप्टर थर्ड करने जा रहे हैं, मीनिंग ऑफ सप्लाई। सप्लाई क्या है? एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दैट द प्रोड्यूसर आर विलिंग एंड एबल टू मेक अवेलेबल टू कस्टमर एट अ पर्टिकुलर प्राइस ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। हाँ जी, सप्लाई क्या होती है? सप्लाई यानी कि प्रोडक्ट की सप्लाई करना, मार्केट में जितना प्रोडक्ट चाहिए उतना प्रोडक्ट मार्केट में विलिंग करवाना, अवेलेबल करवाना, और उतने ही प्राइस पे जितना प्राइस उस टाइम पे चल रहा है या उस टाइम पे कंज्यूमर की वांट है, उस प्राइस पे प्रोडक्ट को विलिंग करवाना, अवेलेबल करवाना, दैट इज सप्लाई। सप्लाई इज अ मिरर इमेज ऑफ डिमांड। डिमांड की जो है सप्लाई क्या है? मिरर इमेज। ये देखो, ऐसी जो एक आधी लाइंस होती है ना, ये लाइंस आपको मतलब याद कर लेनी चाहिए। दैट इज अ न्यू लाइन, अलग सी लाइन है। ऐसी लाइनें लिखते हो तो अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है? नाउ एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ वी वॉन्ट टू रेस्ट इंस्टेड ऑफ वेडिंग द गार्डन वी हायर समवन, वी डिमांड लेबर फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ गुड्स, हाउएवर द सप्लाई प्रोसेस इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन डिमांड। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? एक गार्डन में वेडिंग है, उसके लिए उनको लेबर की डिमांड है, ठीक है? लार्ज नंबर ऑफ गुड्स हैं, गुड्स बहुत ज्यादा है, वेडिंग है तो खाने की आइटम्स क्या होंगी? ज्यादा होंगी। तो इस टाइम पे सप्लाई कर पाना थोड़ा सा क्या है? कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है? जो चीज लोगों को चाहिए होगी, उनको वही चीज प्रोवाइड कर पाना लेबर के लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। देन लॉ ऑफ सप्लाई आ गया। देखो, जब भी लॉ लिख के आएगा, लॉ का मतलब है इसका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है? प्राइस के साथ, ठीक है? डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ होगा इसका? प्राइस के साथ होगा। लॉ लिख के आ गया। अगर लॉ ऑफ डिमांड है तो प्राइस और डिमांड का रिलेशन है। लॉ ऑफ सप्लाई है तो प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई का रिलेशन है। क्वांटिटी डिमांडेड था वहां, यहाँ क्वांटिटी सप्लाई है, ठीक है? और सप्लाई और डिमांड का जो सप्लाई और कॉमोडिटी का, सॉरी, सप्लाई और प्राइस का जो रिलेशन है वो पॉजिटिव है।
यानी कि वो लॉ ऑफ डिमांड के ऑपोजिट है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा सप्लाई भी बढ़ती जाएगी। ये देखो, प्राइस 10 था, सप्लाई 200, प्राइस 20, सप्लाई 250, प्राइस 30, 300। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है सप्लाई भी बढ़ रही है। ठीक है, तो इनका रिलेशन क्या है? पॉजिटिव रिलेशन है। प्राइस बढ़ता गया, सप्लाई भी बढ़ती गई। देन इसमें भी मूवमेंट एंड शिफ्ट की बात है, सेम है। शिफ्ट किसकी वजह से होता है? हाँ जी, शिफ्ट किसकी वजह से होता है? अभी हमने ऊपर शिफ्ट एंड मूवमेंट पढ़ा, शिफ्ट किसकी वजह से है? सप्लाई उस पे, कमोडिटी पे, प्राइस पे। मूवमेंट, मूवमेंट प्राइस पे है। शिफ्ट जो है वो किस पे डिपेंड करती है? वो अदर फैक्टर्स पे। फॉर एग्जाम्पल, इनकम हो गया, सब्सिट्यूट गुड्स हो गया, या फिर लोगों की प्रेफरेंस एंड टेस्ट हो गया, ये सब। शिफ्ट इन सब चीजों पे डिपेंड करती है और मूवमेंट प्राइस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो प्राइस ऑफ इनपुट, यहाँ पे दिखाएंगे हमें अभी। ये देखो, ये मूवमेंट है। मूवमेंट यानी कि यहां से यहां की तरफ, ऊपर की तरफ जा रही है तो एक्सपेंशन बोलेंगे, अगर वो यहां से यहां नीचे की तरफ आ रही है तो कॉन्ट्रेक्शन। ये क्या है? मूवमेंट है। यानी कि डिमांड कर्व एक ही रहेगी, इसी कर्व पे ऊपर या नीचे जा रहा है, तो ये क्या होगी? ये मूवमेंट होगी। और अगर डिमांड कर्व ही नहीं बन जाएगी तो वो क्या होगी? वो शिफ्टिंग होगी। ये शिफ्ट है, यहां से यहां गई, ये शिफ्टिंग है। ठीक है, ये शिफ्टिंग है और ये मूवमेंट है। मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व, एक ही डिमांड कर्व पे ऊपर नीचे जा रहे हैं, ये शिफ्टिंग है। यानी कि डिमांड कर्व ही बदल गई, ये डिमांड थी अब ये हो गई, ये डिमांड थी अब ये हो गई। क्लियर है? देन वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है? प्राइस इज डिटरमाइंड इन अ फ्री मार्केट बाय द इंटरेक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, जब जिस सिचुएशन पे डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि एक दूसरे का कट करेंगे, वो पॉइंट क्या होगा? हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। यानी कि उस पॉइंट पे हमारी डिमांड सप्लाई के इक्वल हो जाएगी। जिस पॉइंट पे सप्लाई डिमांड को इंटरसेक्ट करेगी, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये देखो एग्जांपल दिया हुआ है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी दिया हुआ है 5, 4, 3, 2, 1, ऊपर से नीचे जा रहा है। देन सप्लाई दिया हुआ है 12,000, 10,000, 7,000, 4,000, 1,000। डिमांड दिया हुआ है 2,000, 4,000, 7,000, 11,000। उल्टा केस होता है ना प्राइस के साथ। प्राइस कम हो रहा है तो सप्लाई क्या हो रही है? कम हो रही है, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन क्या है? पॉजिटिव है। प्राइस कम हो रहा है, डिमांड ज्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि इनका रिलेशन ऑपोजिट है। क्लियर है ये दोनों चीजें? डिमांड के साथ इसका यस। रिलेशन नेगेटिव है और सप्लाई के साथ इसका रिलेशन पॉजिटिव है। लेकिन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं एक पॉइंट ऐसा है जहां पर, एक पॉइंट ऐसा है जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों सेम है, दैट इज 7,000। ये देखो, यानी कि 3 रुपए में सप्लाई भी 7,000 है और डिमांड भी 7,000 है। इसको हम इस फॉर्म में शो करेंगे तो ये हमारा इक्विलिब्रियम निकल के आएगा। ये पॉइंट जो है हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? सप्लाई भी 7,000 है और डिमांड भी 7,000 है। अगर हमारा प्राइस राइज होता है और अगर हम P2 से नीचे जाते हैं तो प्राइस हमारा राइज होएगा और शॉर्टेज आएगी हमारे पास सप्लाई की, हमारे पास सप्लाई नहीं होगी। और अगर हम सरप्लस पे जाते हैं तो प्राइस हमारा कम होएगा और सरप्लस होएगा, यानी कि प्रॉफिट होएगा।
क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। इक्विलिब्रियम समझ में आ गया? यस मैम। ये देखो ये इधर सरप्लस और शॉर्टेज दिखाया हुआ है इन्होंने। मैम जो ये टेबल है इसको बाद में एक्सप्लेन कर दो तो फिर अच्छा। हाँ जी, आप सेम इसी को ही एक्सप्लेन कर सकते हो, आपको एक्स्ट्रा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट लिखो व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज 5, इट्स सप्लाई इज 12,000 एंड इट्स डिमांड इज 2,000, एंड देन प्राइस गोज टू डाउन टू रुपीज 4, then supply decrease because its relation is positive and demand increase because its relation is negative. बस ठीक है। It's moved to 4,000 and it's moved to 10,000. And at the point of 3, it is a point of equilibrium because the supply and the demand is both are rupees 7,000. मैम, ठीक है? और साइड में आपको ठीक। शॉर्टेज एंड सरप्लस भी दिखाया हुआ है। ठीक है? ऊपर वाले डायग्राम भी केस बनानी में, पड़ेगी मैम? हाँ जी, डायग्राम। हाँ डायग्राम तो बनाना है, ये इक्विलिब्रियम, ये पॉइंट तो बनाना ही बनाना है, इसी से ही शो होगा। आप इस पे ऐसे लाइन क्लिक करके यहाँ पे लिख सकते हो मार्केट इक्विलिब्रियम, यहीं यहीं पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो इक्विलिब्रियम, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये बनाना है आपको। मैम एक बार आपने ऊपर वाले पॉइंट करवाया था टेबल से ऊपर, एक बार उसका 2 स्टेप्स थे उसकी थोड़ा दोबारा क्लियर करना। कौन सा? मार्केट उसमें आपने पहले ये बताया था इक्विलिब्रियम अलग होता है और मार्केट इक्विलिब्रियम लग आएगा। नहीं नहीं, मार्केट हाँ यही है ये इक्विलिब्रियम, वाले। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है? जहां पे ये डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं एक दूसरे को। ये रहा, यहाँ पे ये सप्लाई की लाइन है, ये डिमांड की लाइन है, दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज द मार्केट इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये है कि ओके। इस पॉइंट पे आके आपकी डिमांड भी 7,000 गुड्स की है और आप सप्लाई भी 7,000 गुड्स की ही कर रहे हो। ना तो आप ज्यादा सप्लाई कर रहे हो, ना आप कम सप्लाई कर रहे हो, ना आप ज्यादा डिमांड कर रहे हो, ना आप कम डिमांड कर रहे हो। इस पॉइंट पे सब क्या है? इक्वल है। ठीक है? ठीक है। यहाँ पे सरप्लस और शॉर्टेज दिया हुआ है। सरप्लस क्या होगा? जब हमारा सप्लाई ज्यादा होगी पर डिमांड कम होगी, तो क्या हो जाएगा? सरप्लस हो जाएगा। यानी कि मार्केट में गुड्स ज्यादा पड़े हैं, 10,000 गुड मार्केट में फालतू पड़े हैं, सरप्लस है मार्केट में सप्लाई का। ठीक है? ये देखो 10,000 सप्लाई कर रहे हैं, 4,000 ही बिक रहे हैं, तो 6,000 के गुड्स क्या है? सरप्लस में पड़े हैं। ठीक है? लेकिन अब नीचे वाले केस में क्या है? गुड्स सप्लाई आपने 4,000 की है, लेकिन आपकी डिमांड 11,000 है, 7,000 के गुड्स का शॉर्टेज चल रहा है, मतलब 7,000 के गुड्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो ये शॉर्टेज का केस है दोनों, ये शॉर्टेज के केस हैं, ये सरप्लस के केस हैं। हाँ जी, क्लियर है? हाँ जी मैम। हमारा टाइम भी खत्म हो गया, 1 मिनट रह गया ठीक है मीटिंग मैम। खत्म होने में। ओके।